लोग हिंदी साहित्य स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा ले रहे हैं और इसमें आज हम लोग काल विभाजन नामकरण पर बात कर चुके हैं। वही ये मेरा खुद का बनाया हुआ सूची है और हम लोग आज बात करने वाले हैं आदिकाल पर, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के पहला कालखंड है आदिकाल। आप लोग हम लोग देख रहे होंगे कि आदिकाल का हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं और उसका समय जो है 1050 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। 1050 विक्रम संवत से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है अपभ्रंश रचनाएं, उसके बाद फिर पढ़ना है सिद्ध मत एवं साहित्य, फिर नाथ साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर रासो काव्य। उसके साथ ही हम लोगों को फागु काव्य भी पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग को लौकिक साहित्य पढ़ना है और फिर कुछ गद्य साहित्य मिलती है, उसकी चर्चा बस करना है। हम लोग आदिकाल के नामकरण पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, फिर एक बार दोहरा लेते हैं कि आदिकाल का नाम वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। उसके बाद सबसे पहले आदिकाल का नाम काल विभाजन का प्रयास सबसे पहले गिरिसन ने किया और उन्होंने उस समय का नाम रखा चारण काल। फिर मत्स्यबंधु ने प्रारंभिक काल कहा और गणपति चंद्रगुप्त ने भी उसे प्रारंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे बीज वपन काल कहा था। फिर रामचंद्र शुक्ल ने उसे बीज गाथा काल कहा। राहुल संकृत्या ने उसे सिद्ध सामंत काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल कहा। तो आदिकाल नाम सभी ने स्वीकार किया और हम लोग अभी आदिकाल पर ही बात करेंगे मुख्य रूप से। चलते हैं आदिकाल की तरफ। यहाँ पर वही बात है जो अभी आप लोगों को बताए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने वही लिस्ट है नामकरण की समस्या वाला। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपभ्रंश रचनाएं, जो सबसे पहला टॉपिक है आदिकाल में, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अपभ्रंश रचनाएं, अब अपभ्रंश रचना से पहले हम लोग अपभ्रंश भाषा का समय जान लेते हैं। आप लोग को हम भाषा का विकास वाला भी समय बताए हुए थे कि भाषा का विकास कब और कैसे हुआ था। ठीक है, भाषा का विकास कब कैसे हुआ इस पर हम लोग बहुत भाषा के विकास को लेकर के, क्रम को लेकर के। भाषा का क्रम देख लीजिए सामने अभी आप लोगों का भाषा का क्रम देख लीजिए एक बार कि वैदिक संस्कृत का समय क्या है, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। और फिर लौकिक संस्कृत, हालांकि इसको हम लोग प्राचीन आर्य भाषा मानते हैं। फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक, इसके फिर खंड करते हैं, दो दो हो जाते हैं। और प्राचीन आर्य भाषा के 2 खंड, मध्यकालीन के 4 हो जाते हैं। उसी में हमें अपभ्रंश देखने को मिलता है। और आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, तो उसमें हम लोग मूल रूप समझेंगे, मूल रूप से संस्कृत का समय जो है वो 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है, मतलब 1000 ईस्वी तक समय है। लेकिन उस बीच को 2 खंड में बांट दिया गया है। पहला हो गया वैदिक संस्कृत, जो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ये हो गया समय। फिर पाली 500 ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी तक, और प्राकृत फिर 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, 500 वर्ष का ये हो गया। मतलब देखिए क्या है ना कि जितना समय हम लोग नजदीक आते गए हैं, बाद में बाद की जितनी भी समय है वो भाषाएं जल्दी जल्दी बदलने लगी। देखिए सबसे पहले 1500 का समय लगा, फिर 500, फिर 500, फिर 500। तो क्या है ना कि भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। और आधुनिक काल में आकर जब से हिंदी की विकास हुई, तब से भाषा तो बहुत तेरे बदलने लगी है। और समय भी लगभग आप 500 एक अनुमान मान लिया गया, अनुमान मतलब कि इस इतने समय में जो है बदलाव होता गया है। तो पाली का समय, प्राकृत का देख लिए। अपभ्रंश तथा अवहट, अपभ्रंश का समय मूल रूप से माना जाता है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी के बाद से हमें हिंदी दिखाई पड़ती है। तो यह जो 500 से 1000 है, उसके साथ अवहट लगा दिया गया है। अवहट का उपयोग विद्यापति करते हैं अपने कीर्ति लता नामक वीर काव्य में, काव्य ग्रंथ में। तो उसमें उन्होंने अवहट का उपयोग किया। तो उसका जो समय है वो लगभग 800 के बाद से लिया गया, 800 से 1000। उसके बाद है, हालांकि विद्यापति का तो भक्ति काल आदिकाल का अंतिम समय में मिलता है, 14वीं शताब्दी में आकर के। तो यह समय है। तो अपभ्रंश, अपभ्रंश साहित्य को समझने से पहले उसका समय देखना पड़ रहा है। तो वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला कालखंड हम लोग
पढ़ रहे हैं। हिंदी कब प्रारंभ हुई? 1000 ईस्वी से। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को भी हम लोग 1000 ईस्वी से मानते हैं। ईस्वी में देखें तो 1000 ईस्वी से मानते हैं, और संवत में देखें तो 1050 से। लेकिन हम लोग आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ अपभ्रंश में ऐसे साहित्य है जिसको आदिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। तो अपभ्रंश की वैसी कौन कौन से आपको रचनाकार मिलते हैं, कौन कौन से रचयिता, कौन कौन से काव्य मिलते हैं, उस पर हम लोगों को बात करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपभ्रंश। अब आप लोग अपभ्रंश का समय देख चुके हैं, अपभ्रंश के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। ये रहा अपभ्रंश साहित्य, हम लोगों का अपभ्रंश रचना। सबसे पहले देखें कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। अपभ्रंश का समय कहाँ है? 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक। लेकिन ऐसा तो नहीं है किसी भाषा के विकास क्रम में कि 1000 के बाद हिंदी का विकास होना प्रारंभ हुआ तो वहां अपभ्रंश और अवहट बिल्कुल समाप्त हो गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वह भी अपने धुरी पर चलती रही और हिंदी भी अपने नए विकास के दौर में बढ़ पड़ी। तो हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी के बीच तक, अंत तक को, 11वीं सदी के अंत तक के समय को उन्होंने क्या कहा? अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। मतलब वो गोल्डन टाइम मानते हैं कि उसमें बहुत सारी रचनाएं अपभ्रंश में हुई, है ना, और वहीं से हिंदी प्रस्फुटित होती है। अब आप देखेंगे, अभी आप लोग तो नहीं पढ़े होंगे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को, मान लीजिए आप पढ़े भी होंगे तो आपको ध्यान, एक पंक्ति ध्यान आया होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि 1050 संवत से तो आदिकाल मानते हैं, लेकिन वो वहां से लगभग 150 साल आगे सीधे ले आते हैं अपने इतिहास में। पंक्ति आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी जिसमें वो कहते हैं कि 150 बाद के इतिहास उनको प्रतीत होता है, समाज प्रतीत होता है उनके इतिहास में। तो लगभग वो 1200 ईस्वी के आसपास आ जाते हैं। वो बात की बात है, वो हम बताएंगे, बारीकी की बातें हैं। फिलहाल हम अपभ्रंश रचना पर वापस आते हैं। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पद्धड़िया बंध और गेय पद बंध। ये क्या है? 3 प्रकार के रचना शैली है। इसमें आप लोगों को रचना देखने को मिलेंगे। अब ये तीनों के बारे में आपको नीचे में देखिए बताया गया है। इसमें क्या है? अपभ्रंश का चरित काव्य, किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। पद्धड़िया बंध जो 2 नंबर में है। पद्धड़िया बंध क्या है? इसमें किसी भी चरित्र के बारे में, किसी भी कवि के बारे में जो बताया गया है, किसी भी एक व्यक्ति के चरित्र को केंद्र में रख करके जो रचना की जाती है, काव्य रचा जाता है, तो उसे हम पद्धड़िया बंध में रखते हैं। वह भी एक प्रकार के काव्य रचने का प्रकार है। फिर पद्धड़ी में 16 मात्राओं का छंद होता है, ध्यान रखेंगे। पद्धड़ी एक प्रकार के काव्य लिखने का तरीका है जिसमें 16 मात्राओं का छंद होता है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। अब चरित काव्यों में पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे हम कड़वक कहते हैं। 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता, धत्ता मतलब कुछ गैप, ये समझ लीजिए, उसे हम लोग कड़वक कहते हैं। और सबसे पहले इस दौर में जो कवि मिलते हैं वो है जोइंदु। इनको योगिंद्र भी कहा जाता है। 6ठी शती के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया है उस समय से। अपभ्रंश के दोहे की शुरुआत मिलती है। अपभ्रंश से ही जो है दोहा मिले, क्योंकि हम लोग, हालांकि हम लोग को पढ़ना है हिंदी साहित्य, लेकिन हिंदी से पहले जो अपभ्रंश है उसको भी जानना आवश्यक है ना, क्योंकि जो तौर तरीका हिंदी में आया वो अपभ्रंश से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको जानना आवश्यक है। आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को सुनने में मिलेगा, आप यह भी, जैसे अभी नामकरण पर बात हुई, आदिकाल के नामकरण पर बात हुई, आदिकाल के समय पर बात होती है, विवाद होते हैं, उसी प्रकार से एक विवाद और होते हैं कि आदिकाल या हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसको माना जाए। तो राहुल सांकृत्यायन सराहपा को मानते हैं, फिर स्वयंभू को भी मानने वाले हैं, पुष्यदंत को भी मानने वाले हैं। सस्पेंस बनाए रखिए, आगे पढ़िएगा तो कुछ जानकारी मिलेगी, बता देंगे तो फिर दिक्कत है, आप लोग मेहनत करते नहीं। तो उसके बाद परमात्म, ध्यान देंगे जोगिंदर की 2 रचनाएं मिलती है, परमात्म प्रकाश और योगसार। इतना ध्यान रख लीजिए कि हम लोग को आदिकाल में क्या क्या पढ़ना था बता दिए थे। अपभ्रंश का रचना पर सबसे पहले पढ़ना था, उसमें सबसे पहले कभी आए हैं जोगिंदर। ये प्रमाणिक नहीं है, ये हम अभी बता रहे हैं क्योंकि ये क्रम से अभी लिखे हुए हैं, इसीलिए
सबसे पहले किसको माना जाना चाहिए, इस पर विवाद है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद स्वयंभू है, इनका समय दिया हुआ है। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी माना जाता है। इनको जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। कहते हैं कि स्वयंभू नहीं, जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। जैन मतावलंबी जो थे उनमें प्रथम कवि इनको स्वयंभू को माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। जो आप लोग देखते हैं ना कि बस तुलसीदास ने ही राम का वर्णन किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप लोग बिल्कुल नए हैं इसलिए, लेकिन देखिए सबसे पहले राम का जो वर्णन यही मिलता है हम लोग को स्वयंभू के पास ही, पौमचर्यु में, जिसमें राम को अंत में मुनिद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। हालांकि राम के जो मूल कैरेक्टर है उनको नहीं दिखाया गया है, ये बाद में जैन सिद्ध जैन के अनुसार, अपने मत के अनुसार इनको ढाल दिया गया है उस पात्र को। तो पौमचर्यु 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। जैसे रामायण में ये तुलसीदास के जो ये है रामचरितमानस उसमें 7 कांड है, वैसे ही पौमचर्यु में 5 कांड है, अध्याय जिसको हम लोग कहते हैं, चैप्टर वो। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अपभ्रंश रचना में आदि काव्य सबसे पुराना काव्य इसे ही माना गया है। पौमचर्यु को याद रखिएगा, पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियों पूर्ण किया। यहाँ पर 83 था, 7 और जोड़ करके इनके बेटे, ध्यान रखिएगा स्वयंभू के बेटे कौन थे? त्रिभुवन। 7 संधि जो 90 संधि में पूर्ण किया। तुलसी की तरह रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस जो है तुलसी द्वारा जो लिखी बात कर ही रहते हैं ना, पर बहुत दिखता है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। स्वयंभू को क्या कहा? अपभ्रंश। ऐसे वो हिंदी का कालिदास, वो संस्कृत का कालिदास अलग है, और उसी प्रकार से अपभ्रंश भाषा में जो है इनको अपभ्रंश के कालिदास की उपाधि कौन दिए? डॉक्टर भयाणी ने। और रामचरितमानस तो हम जानते ही हैं तुलसीदास ने लिखा है, जिसमें राम कथा मिलता है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। देखिए, राम कथा भी और कृष्ण कथा का भी श्रेय दोनों इनको जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। देख लीजिए, अभी हम कालिदास देखे थे और इन्हें अब वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाने लगा। वाल्मीकि ने भी रामायण लिखा है और व्यास ने क्या लिखा? महाभारत, वेद व्यास ने। इन्हें उस प्रकार की उपाधि इन्हें प्राप्त है, इसलिए स्वयंभू बहुत ही महान कवि हैं उस समय के। तो ध्यान में रखने की बात है, उन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा। और ध्यान देंगे आदिकाल में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने देशी भाषा पर विशेष बल दिया है। विद्यापति उनमें से एक है। उसके बाद हम लोग को स्वयंभू के बाद आते हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत मूलतः शैव थे, शैव अर्थात शिव भक्त, शिव के उपासक जो शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। बाद में यह भी जैन हो गए। अब देखिए, आप अभी स्वयंभू को पढ़े, उन्होंने भी जैन, इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता था, और पुष्यदंत भी बाद में अपना जैन हो गए थे। इनके समय को लेकर बहुत सारा विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें 7वीं शताब्दी और हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 9वीं शताब्दी माना है, अर्थात सामान्यतः इन्हें 972 ईस्वी अर्थात 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। देखिए, अब अलग अलग मानने वाले हैं, शिव सिंह सेंगर अलग मानते हैं, द्विवेदी अलग मानते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी कहा जाना चाहिए वो 10वीं सदी 972 ईस्वी में। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, 63 महापुरुष, गुणालंकार महापुराण, रण कुमार चरियु, जसहर चरियु, जिसको चरित्र भी कहा जाता है। फिर है रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथ का उल्लेख किए हैं अपने इतिहास में, आदि पुराण और उत्तर पुराण का। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया गया है। चौपाई में, जैसे रामायण में भी चौपाई, मतलब ये रामचरितमानस में भी चौपाई का उल्लेख किया गया। मैं रामचरितमानस को इसीलिए बार बार ला रहा हूँ क्योंकि वो लगभग सभी के घर में होगा ही। आप लोग कहीं इसका रामायण का चौपाई सुने ही होंगे, इसलिए उसका उदाहरण बार बार दे देते हैं आप लोगों को, ताकि आप उससे जोड़ करके समझने का प्रयास करें। फिर महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, याद रखिएगा। महापुराण, महापुराण मतलब इनकी रचनाओं में से एक पुष्यदंत की रचना है, जिसे लोग 63 महापुरुष गुलालंकार कहते हैं, उसी का नाम है महापुराण। तो इसमें लगभग 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, ध्यान रखिएगा। तीनों चरित्र आख्यान काव्य है, तीनों चरित्र आख्यान।
मतलब मूल रूप से उसमें चरित्र का वर्णन किया गया, किसी मूल व्यक्ति के चरित्र का वर्णन किया गया है। चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। ये सब मतलब देखिए, ये जो बता रहा हूँ ये नोट्स है, आपको असली टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। आप उल्टाइए रामचंद्र शुक्ल का और वहां पर पढ़िए, पूर्व पीढ़ी का पढ़िए, प्रकरण 1 प्रकरण आप उसमें पढ़िएगा, अपभ्रंश रचनाएं आपको दिखेंगी, उसमें पढ़िए। आप उस जैसे अभी नोट्स पहले पढ़ लीजिए, किताब आप लोगों को किताब मैंने पढ़ने को कहा था, आप लोगों में से पढ़ा भी कुछ ने, कुछ ने नहीं पढ़ा। अब मैं इसको पढ़ा दिया हूँ, अब जो कुछ पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है, समझ में भी आएगा और फिर आगे पढ़ने की जिज्ञासा भी बढ़ेगी। फिर इसके बाद धनपाल आते हैं, चतुर्मुख आते हैं, जिनदत्त सूरी आते हैं, अब्दुल रहमान अद्दहमान जिसको कहते हैं वो आते हैं, मुनि राम सिंह आते हैं, हेमचंद आते हैं, फिर और अनेक कवि आते हैं। ध्यान दें, अगर एक एक करके पढ़े तो फिर कोई मतलब मूल रूप से वही दो हैं, स्वयंभू है और पुष्पदंत है, पुष्यदंत है ना, ये दो है। इसके बाद आप ये सभी नोट्स ही है, आप लोगों को बनाना तैयार भी करना है ये, ठीक। और आप लोग इन सबको पढ़ लीजिएगा, बस इनके बारे में जान लीजिए कि हाँ ये अपभ्रंश साहित्य में ये सभी मूल मूल विद्वान अब्दुल के बारे में थोड़ा जान लीजिए क्योंकि वो बहुत ही फेमस रहे हैं उस समय में। अब्दुल रहमान का संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि पूरे अपभ्रंश काव्य में एक ही मुस्लिम है ये अब्दुल रहमान, जिसको अद्दहमान कहते हैं। तो यह भी समझने की बात है, तो उस समय मुसलमान बहुत रचनाएं तो कर रहे होंगे लेकिन उनको मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में लाया नहीं गया। यह इसलिए अब मुसलमान आपको फिर मिलेंगे आप सीधे कहाँ, लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो बोल रहे हैं, ये रसखान मिलेंगे भक्ति काव्य में, कृष्ण भक्ति शाखा में जाकर, तो उससे पहले मिलेंगे नहीं। फिर हाँ, फिर जायसी वगैरह मिलेंगे, सूफी काव्यधारा में मिलेंगे, लेकिन इधर आदि काल में जो है अपभ्रंश काल में एक ही ये मिलते हैं, अब्दुल रहमान। ये संदेश रासक लिखते हैं देसी भाषा में, मुसलमान देसी भाषा में ये लिखते थे और मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था, ये भी याद रखिएगा। अब मुसलमान के द्वारा प्रथम ग्रंथ कौन सा है, संदेश रासक, कौन लिखे हैं, अब्दुल रहमान। और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त की गई है। इस खंड का समय 12वीं सदी उत्तरार्ध या 13वीं सदी पूर्वार्ध माना गया है ना, 12वीं सदी के अंतिम या 13वीं सदी के शुरू में ये लिखा गया होगा, लगभग 1150 से लेकर 1250 ईस्वी के समय बीच मानिए। फिर विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनकी भाषा को संक्रांति कालीन भाषा कहा है, क्रांति लाने वाली भाषा होती है ना ये। विश्वनाथ त्रिपाठी जिसका आप लोग सरल इतिहास पढ़ते हैं उसमें आप लोग पढ़िएगा, इनके बारे में दिया होगा, पक्का दिया होगा। देखिए जितना नाम है धनपाल प्रमुख सबके बारे में ना दिया हो, कि हम जो स्वयंभू पुष्यदंत और अब्दुल रहमान ये सब बता रहे हैं, इन लोगों के बारे में जरूर दिया होगा सरल इतिहास में। आप लोग फिर से उसको पढ़िएगा, आप अपना साहित्य को उल्टा करके, अच्छा लगेगा। और ये नोट्स जो बनाएगा, जितना यहाँ पर दिख रहा है ना सबका बनाइएगा। अब देखिए यहाँ तक अन्य उल्लेख कवि जिसमें सोमप्रभ सूरी और जैनाचार्य मेरुतुंग, यहाँ तक आते हैं। फिर आप लोग देखिए प्रकृति पेंगलम क्या है। प्रकृति पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। प्रतंगी पेंगलम, प्राकृत पेंगलम एक संग्रह था जिसमें अनेक विद्वानों की रचनाएं मिलती थी। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं संकलित की गई थी। बिल्कुल देख लीजिए प्राकृत पेंगलम क्या है, यह अपभ्रंश में मिलता है और इसमें प्राकृत और अपभ्रंश दोनों भाषा। प्राकृत का समय क्या है, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का समय 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक। मतलब इसमें प्राकृत पेंगलम में 1000 ईस्वी में जितने भी कवि आए उसमें कुछ प्रमुख विभिन्न कवियों के छंद संकलित किए गए हैं। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया। याद रखिएगा प्रकृति पेंगलम का संग्रह किसने किया, लक्ष्मीधर ने। कब किया, 14वीं सदी में। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है, ठीक है, वंशीधर टीका मतलब इस पर एक टिप्पणी लिखी है, लेख लिखा है। फिर प्रकृति पेंगलम ने संकलित कवि बब्बर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण मिलता है। सुखी संपन्न क्या है तो बब्बर ने लिखा है। प्रकृति पेंगलम अभी भी कहीं ना कहीं उपलब्ध होगा ही होगा। फिर प्रकृति पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्बी रासों की कल्पना की, वह इसे रचयिता सारंगधर को माना। फिर सारंगधर है हम्बी रासों के रचयिता, शुक्ल जी हम्बी रासों के रचयिता सारंगधर, और राहुल संकीर्त्यायन ने जज्जल को माना है। अब देखिए सारंग ये जो हम्बी रासो है ना, ये रासो परंपरा का एक बहुत ही महान ग्रंथ है। तो हम्बी रासो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो शुक्ल मानते हैं किसको, सारंगधर को।
देखिए अब सारंगधर के बारे में देखिए, शुक्ल ने सारंगधर को माना, लेकिन राहुल संकीर्तन किसको मानते हैं? जज्जल को। और जज्जल और सारंगधर सभी का वर्णन कहाँ मिलता है? प्रकृति पेंगलम में। सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम नहीं, मतलब विशेषण है, जो अमीर का विकृत रूप है। अब देखिए द्विवेदी यहाँ पर आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो राहुल संकीर्त्यायन ने कहा जज्जल, अच्छा ये हमीर, सॉरी हमीर, हमीर क्या है ना, किसी पात्र का नाम नहीं है, वो क्या है? एक विशेषण है। मतलब ये रासों के पीछे एक हमीर लगा, विशेषण लगा करके उसकी महत्ता बढ़ाई गई है। सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्य कोश है। पद्य कोश मतलब बहुत सारे उसमें पद संकलित किया गया होगा, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। सारंगधर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्रमुख विद्वान रहे हैं, कवि रहे हैं उस समय के, जिसके बारे में शुक्ल ने चर्चा की है। और रामचंद्र शुक्ल मतलब कुछ कहते हैं तो समझ लो कि वो बस हम लोग का भी उनका जो भी कहते हैं उसको प्रमाणिक मान के चलना है, क्योंकि हम लोग अभी जिस स्तर से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें रामचंद्र शुक्ल को एकदम प्रमाणिक प्रमाणिक, हालांकि उनके बहुत सारे आदिकालीन और भक्तिकालीन बातों को द्विवेदी ने अपने आलोचना में प्रकट किया है, लेकिन हम लोग प्रारंभिक दौर में अगर पढ़ते हैं ना, तो जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल उसको रामबाण मान के चलना है। और शुक्ल के नाम सुनते ही मन में एकदम उनके प्रति इज्जत भाव आना चाहिए, कि वो बहुत महान आलोचक रहे हैं अपने समय के। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे कहते हैं कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। डॉक्टर बच्चन ने इन्हें अनुमान तक कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। सभी का अपना अपना मत है, शुक्ल और बच्चन ने इनके ऊपर टिप्पणी की है सारंगधर के ऊपर। तो ये हो गया हम लोगों का अपभ्रंश साहित्य समाप्त। हम लोग अब आदिकाल के जहाँ से हिंदी का विकास माना जाता है वहां से साहित्य और फिर नाथ साहित्य, इसको पढ़ के फिर चलेंगे रासो का परंपरा की ओर, फिर रासो के बाद हम चलेंगे लौकिक। ये है हम लोग पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। अभी आप लोग का दायित्व है कि अपभ्रंश साहित्य का जो भी नोट्स बनेगा उसको आप लोग बना करके किताब से उसको पढ़ करके फिर आइएगा। कुछ मन में शंका हो तो प्रश्न हो तो कल पूछिएगा, उसका समाधान होगा और मैं प्रश्न पूछूंगा भी आप लोगों से, ठीक है? तो अब यह कक्ष समाप्त किया जाता है। किसी के मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा। रजनी अब आप जा सकती हैं।